द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। देखिए मुगल वर्ड जो है ना वो मंगोल से डिराइव होता है। अगर हम बाबर की बात करें तो वो पहले मुगल रूलर थे, हमें पता है 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हराया था एंड फर्स्ट मुगल रूलर बने थे वो इंडिया के। तो पेटर्नल साइड से यानी फादर की साइड से वो टर्किश रूलर तिमूर के, यानी तिमूर या फिर हम तैमूर कह सकते हैं, उनके डिसेंडेंट्स थे। और मदर की साइड से वो गेंगीज खान से रिलेटेड थे। ठीक है, तो बात ये हुई थी क्योंकि वो गेंगीज खान से रिलेटेड थे तो उनकी मदर की साइड से उनका नाम जो होना चाहिए वो मंगोल या मुगल होना चाहिए। लेकिन जो मुगल रूलर्स थे या जो बाबर थे उनको ये नहीं पसंद था कि उनको गेंगीज खान के साथ रिलेट किया जाए, उनको मुगल्स बुलाया जाए। तो वो अपने आप को टिमुरिड्स बनाते थे। टिमुरिड्स मतलब तैमूर के डिसेंडेंट्स, तिमूर जो टर्किश रूलर तिमूर थे उनके डिसेंडेंट्स अपनी फादर की साइड का नाम वो यूज करते थे, क्योंकि बाबर को लगता था जो मंगोल्स थे, जो गेंगिस खान की मतलब साइड से रिलेशन में जो थे मंगोल्स जो थे वो बारबारिक होर्ड्स थे, सैवेजेस थे, बिल्कुल वो सिविल लोग नहीं थे। तो इस वजह से बाबर को मतलब मुगल रूलर्स को ये नहीं पसंद था कि उनको मुगल्स बुला के या मंगोल्स बुला के रेफर किया जाए। ठीक है, 16th सेंचुरी में यूरोपियंस जो थे फिर वो यूज करने लग गए मुगल टर्म। क्यों? इन इस फैमिली के रूलर्स के लिए बाबर, हुमायूं, अकबर, इन रूलर्स के लिए यूरोपियंस ये मुगल टर्म यूज करने लग गए जो इंडिया के ऊपर राज करते थे, इंडिया के ऊपर उनका इंडिया के रूलर्स थे वो। और ये जो फिर मंगोल या मुगल वर्ड है इसके और बहुत सारे हमें वेरिएशंस दिखते हैं, जैसे कि जो रुडयार्ड किपलिंग की मोगली है, ओके, जंगल बुक का जो जंगल बुक है उसकी बुक उसका कैरेक्टर मोगली जो है वो भी ये मुगल वर्ड या मंगोल वर्ड से ही डिराइव्ड है। यहाँ पर इसको एक बार क्विकली हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि वो याद रहे, बिकॉज दे डिडंट लाइक इट कि कोई उन्हें मुगल्स बुलाए, बट यूरोपियंस उनको यही बुलाते थे। तो एक बात और कि बाबर जो है वो टर्किश बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो टर्किश रूलर जो थे तैमूर वो उनके डिसेंडेंट्स थे फादर की साइड से। ठीक है, अब जो ये मुगल एम्पायर था ना इसमें बहुत सारे रीजनल स्टेट्स थे, मतलब अलग अलग राजपूत्स थे, मराठास थे, बंगालीज थे, डेक्कन में सुल्तान्स अलग थे, तो बहुत सारे, मतलब ये डाइवर्सिटी बहुत थी। और मुगल्स क्या था, कुछ बहुत लगभग एरिया पे तो मुगल्स का कब्जा था ही से, मुगल्स का राज था ही से, पर बाकी एरियाज पे मुगल्स मतलब जो एरियाज जिन पे मुगल्स का कब्जा था वो लोकल चीफटेन से, जो लोकल वहाँ के राजा या चीफ्स हैं उनसे बना के रखते थे, उनके साथ वो अलायंस बना के रखते थे। तो बात ये थी कि जो जितना एरिया उन्होंने कॉन्कर किया था, या तो उन्होंने उसको कॉन्कर किया था, उसका कॉन्क्वेस्ट करा था, वॉर के थ्रू वो एरिया जीते थे, या फिर पॉलिटिकल अलायंसेस के थ्रू रिलेशनशिप की लोकल चीफटेन्स जो है वो अपनी सोवरेनिटी जो है वो मुगल्स को दे दे कि आप हमारे सुप्रीम रूलर हैं, हम आपके नाम के अंडर ही रूल करेंगे, हम अपनी मर्जी से रूल करेंगे। तो इस हिसाब से वो अलायंसेस करते थे। अब सबसे पहले जो थे जहीरुद्दीन बाबर, वो थे फाउंडर थे एम्पायर के, और वो सेंट्रल एशिया से थे। ठीक है, फरगाना, सेंट्रल एशिया में फरगाना जो है वहाँ से थे, लेकिन फरगाना पे उज़्बेक्स ने हमला कर दिया, तो इस वजह से उनको उस फरगाना से निकल के काबुल आना पड़ा। और फिर काबुल से वो फर्दर जब आगे आए तो 1526 में वो आए इंडिया में नई टेरिटरी ढूंढने के लिए, इंडिया में वो आए, और फिर उन्होंने यहाँ पे इब्राहिम लोदी से एक बैटल ऑफ पानीपत लड़ी और यहाँ पे उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। तो 1526 में जो है बाबर का रूल स्टार्ट हुआ, लेकिन 4 इयर्स में 1530 तक ही वो रूल कर पाए, उनकी डेथ हो गई। अब उनके सक्सेसर जो थे वो उनके बेटे थे नसीरुद्दीन हुमायूं, और ये एकमात्र ऐसे मुगल रूलर है जिनका जो रेन है हम वो 2 अलग अलग पीरियड्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला पीरियड जो था वो था 1530 टू 1540, तो उनके पिताजी बाबर की डेथ के जस्ट बाद ही 1530 में हुमायूं ने रेन करना शुरू कर दिया था। लेकिन 10 साल रूल करने के बाद 1540 में हुआ ये कि अफगान रूलर जो थे शेरशाह सुर जो अफगान रूलर थे, उन्होंने आके हुमायूं पे उस पे उनसे उनके साथ 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी, और फिर आखिर में हुमायूं जो है वो हार गए और उन्हें एग्जाइल में जाना पड़ा। एग्जाइल में मतलब उनको देश निकाला मिल गया, वो छुप गए जाकर कहाँ पर, सफाविद रूलर ऑफ ईरान के कोर्ट में जाकर उन्होंने 15 साल बिताए। 1540 टू 1555 वो उनकी रेफ्यूज में रहे, और वहाँ पे हुमायूं ने अपनी आर्मी कंटिन्यू रखी, डिफीट करी, आर्मी को कंटिन्यू रखा, ग्रो करा, और फिर फाइनली 15 इयर्स लेटर वो आते हैं और फिर सूर्स को डिफीट कर देते हैं। देखिए इसके बीच में भी हुमायूं ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो शेरशाह सूरी को हरा दे कर दे, लेकिन शेरशाह सूरी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे,
तो हुमायूं जो है वो उनको हरा नहीं पाए थे। आप 1555 के बाद ही, क्योंकि शेरशाह सूरी की उस डेथ हो जाने के बाद ही 1555 में जब वापस से हुमायूं ने अटैक करा, तो फिर उसके बाद वो आकर फिर वो अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाए। एंड फिर हुआ ये कि 1555 से 1556 तक सिर्फ 1 साल वो रूल कर पाए और उनकी भी एक्सीडेंट से मौत हो गई। और फिर उनके फिर थ्रोन पे आए उनके बेटे जलालुद्दीन अकबर। अब अकबर की खास बात ये कि वो सिर्फ 13 इयर्स के थे जब उनको जब वो थ्रोन पर बैठे थे, जब वो मुगल एम्परर बने थे। तो 13 इयर्स एक बहुत ही छोटी एज होती है, बहुत ही नाइव एज होती है। और इन्होंने रूल किया था अप्रोक्सीमेटली 49 इयर्स तक। ओके, इफ आई एम करेक्ट, नो सॉरी नॉट या अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 49 इयर्स तक रूल किया था, 1556 से लेकर 1605 तक। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल एम्परर्स माने जाते हैं, क्योंकि अकबर के अंडर में, जलालुद्दीन अकबर के अंडर में एक तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ और सबसे ज़्यादा हुआ, बहुत ही सबसे बड़े एरिया पे जो है वो अकबर ने रूल करा। सेकेंडली, इनका किंगडम बहुत स्ट्रॉन्ग था। अकबर के अंडर जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत रिच थी, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉस्पर कर रही थी। तो एक कंपेरेटिवली पीसफुल टाइम, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अकबर जो थे वो काफ़ी हर रिलीजन में बिलीव करते थे और हर रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम सबको एक जैसा ट्रीट करते थे। तो इनके अंडर जो था वो किंगडम काफ़ी उसने प्रॉस्पर किया, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ, बहुत बड़ा हुआ। और अकबर के अगर हम फ्रंटियर्स देखें तो वो हिंदू कुश माउंटेन्स, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन्स तक उन्होंने एक्सटेंड करी, जो कि ऊपर अफगान की उसकी साइड है। और उन्होंने उज़्बेक्स जो जैसे सेंट्रल एशिया, फरगाना, वहाँ जो उज़्बेक्स ऑफ तुरान है सेंट्रल एशिया में जो आए थे, उनके ऊपर वहाँ तक उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। सफाविद ऑफ ईरान जहाँ पे हुमायूं गए थे रेफ्यूज लेने के लिए, वहाँ तक भी उन्होंने अपने पूरी टेरिटोरी जो है वो एक्सपैंड कर दी। तो 1556 से 1605 तक ये इतने 49 इयर्स तक अकबर ने फिर रूल करा। 1605 के बाद से अकबर का बेटा जहांगीर जो है वो आए। इन्होंने 22 इयर्स रूल किया 1605 से 1627 तक। फिर जहांगीर के बेटे शाहजहां आए, इन्होंने 30 इयर्स रूल किया 1628 से 1658 तक। और फिर उसके बाद आए शाहजहां के बेटे औरंगजेब, जिन्होंने अगेन 49 इयर्स तक रूल किया 1658 से लेकर 1707 तक। और एक बात आप देखिए कि जो शाहजहां है, उनके बेटे जो औरंगजेब है, ऐसा मतलब ऐसे है कि औरंगजेब जो थे वो एक्चुअल राइट ओनर नहीं थे, मतलब वो उनको नहीं बैठना था थ्रोन पे, क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे शाहजहां के नहीं थे, सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह। लेकिन औरंगजेब ने क्या करा, सभी को, अपने सभी भाइयों को मार दिया, अपने पिताजी को कैद कर लिया, एक रूम में जाकर उनको बंद कर दिया और फिर खुद गद्दी पर बैठ गए। और ऐसा बोलते हैं कि औरंगजेब काफ़ी रूथलेस रूलर थे और उनके टाइम पे मतलब आर्ट और ये बिल्कुल एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गया था, क्रिएटिविटी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। दो औरंगजेब जो थे वो बहुत ही पक्के रिलीजियस थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, बट ऐसे बोलते हैं कि वो काफ़ी रूथलेस थे। मतलब ऑफकोर्स उन्होंने अपनी ब्रदर्स को मार दिया थ्रोन पे आने के लिए, अपने फादर को उन्होंने कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया, तो ऐसा बोलते हैं। और फिर औरंगजेब के बाद जो है, तब तक एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। औरंगजेब के बाद भी काफ़ी मुगल रूलर्स आए, हम देखते हैं, हमने आगे वाले हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर जो कि थे 1857 तक। तो 1707 से लेकर 1857 तक ये 150 ईयर्स में भी काफ़ी मुगल रूलर्स आए और गए, बट इनके अंडर जो था वो बहुत ज़्यादा एम्पायर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं था, इतने लेवल तक नहीं था जितना ये औरंगजेब तक हम पढ़ते हैं, जो उसकी एरिया जो उन्होंने कहा था। इसके बाद मराठास वगैरह ने मुगल्स को कहीं से हरा दिया था, डेक्कन्स में भी, ऊपर से अफगान वाला एरिया भी थोड़ा थोड़ा उनसे जा रहा था। तो इस वजह से जो मुगल एम्पायर है थोड़ा सा वो डिक्लाइन हो गया, लेकिन भले उसका सिम्बोलिज्म जो पावर वो कैरी करता था अपने साथ, उसके वर्ड में मुगल एम्पायर, वो मेंटेन रही। लेकिन फिर भी टेरिटोरियली उसका एक्सपेंशन कम हो गया, एरिया उसका कम हो गया, उसकी जो जितना वो स्ट्रॉन्ग पहले था वो उतना नहीं था। तो इन तीनों के बाद फिर उसके बाद लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, जिनकी डेथ काला पानी की सज़ा में हो गई थी, ब्रिटिशर्स ने उनको दी थी।
तो जो हम ये अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या इंस्टीट्यूशन था, तो 16th और 17th सेंचुरीज के बीच में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने इन मुगल एम्परर्स ने ऐसे क्या अपने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका स्ट्रक्चर, उन्होंने हायरार्की कैसी थी, और क्या इफेक्टिव मेथड्स थे, क्या टैक्सेस थे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स थे, गवर्नेंस के, जो इन रूलर्स ने यूज़ करे अपना रूल करने के लिए। और ऐसे है ना हम ये भी पढ़ेंगे कि मतलब जो ये मुगल एम्प्रेस है ना, ये लोग क्या करते थे, इनके पॉलिटिकल अलायंसेस भी बहुत सारे थे, तो इस तरीके से भी वो अपना एम्पायर मेंटेन करते थे। फ्रेंड रिलेशनशिप्स थे उनकी, मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अच्छी थी, और मिलिट्री पावर मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जैसे अकबर के टाइम पे तो एक ही साथ 2-3 जगह पर उनकी मिलिट्री फाइट कर रही है, मराठास से भी कर रही है, इधर बंगाल साइड में भी किसी से कर रही है, या डेक्कन में भी कर रही है, तो इस तरीके से गुजरात में भी, तो राजस्थान में भी, तो इस तरीके से उनकी मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी कि एक ही टाइम पर वो अलग अलग फ्रंट्स पे फाइट करते थे। ठीक है, तो अब एम्पायर जो था वो 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद वो दिल्ली, आगरा और लाहौर, इन तीनों कैपिटल से वो कंट्रोल होने लगा। और फिर उसकी सिंबॉलिकली तो उसकी प्रेस्टीज जो है वो मेंटेन रही, बट कहीं ना कहीं फिर ये जो मुगल एम्पायर है थोड़ा सा डिक्लाइन होता गया, और बहादुर शाह जफर टू के बाद ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। क्योंकि ये फिगर्स करना भी ज़रूरी है, तो हम ये फिगर देख लेते हैं। इट इज़ एन 18th सेंचुरी डिपिक्शन ऑफ हुमायूंस वाइफ नदीरा क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये आप पेंटिंग देख सकते हैं, ये एक मिनिएचर पेंटिंग है, तो ये हुमायूं की वाइफ नदीरा है जो राजस्थान का डेजर्ट क्रॉस कर रही है। अब द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि क्रॉनिकल्स क्या है, एंड क्या थे क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स जो थे वो मुगल एम्परर्स कमीशन करते थे, और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्रॉनिकल्स एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें मुगल्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, और वो क्रॉनिकल्स इस विजन के साथ लिखे जाते थे कि वो किंगडम को एक ऐसा दिखा सके कि किंगडम एक अम्ब्रेला था जिसके अंदर डिफरेंट डाइवर्स पॉपुलेस एक साथ रहती थी, डिफरेंट रीजनल पॉपुलेशंस एक साथ रहती थी और एग्जिस्ट करती थी। और ये क्रॉनिकल्स मुगल्स इसलिए भी कमीशन करवाते थे उन लोगों के लिए, ये दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए कि अगर कोई है जो हमें चैलेंज करेगा तो आप ये क्रॉनिकल्स, मतलब उसमें ये दिया होता था कि क्रॉनिकल्स में उसका क्या ग्रैंडियर है, रूलर्स का क्या पावर है, तो अगर कोई उनको चैलेंज करेगा तो उनके लिए भी एक बॉन्डिंग थी। और फिर ये एक अकाउंट भी था कि वो कितनी प्रॉस्परस उनकी किंगडम थी, उनका एम्पायर था मुगल्स के अंदर। तो ये क्रॉनिकल्स जो है वो मुगल्स रूलर्स खुद अपने आप से कमीशन करवाते थे। जो इन क्रॉनिकल्स के ऑथर्स थे वो एक्चुअली मुगल कोर्ट में स्कॉलर्स थे, उनके अंडर काम करते थे किंग, ये मुगल एम्परर्स के अंदर, और उन्होंने उनको कमीशन किया था कि आप वो स्कॉलर्स डिफरेंट एरियाज़ में, रीजन्स पे जाते थे, वहाँ सर्वे करते थे, और एम्परर की पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये सभी चीज़ें जो है वो स्कॉलर्स ने क्रॉनिकल्स में ऐड करी हैं। और यहाँ पर आप क्विकली हम टाइटल देख सकते हैं कि जैसे अकबर के उसका नाम, क्रॉनिकल का नाम अकबर नामा है, शाहजहाँ का शाहजहाँ नामा है, और आलमगीर नामा, आलमगीर एक्चुअली औरंगजेब का ही दूसरा नाम है। तो अगर ये क्वेश्चन जैसे आता है कि आलमगीर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर रिलेटेड आ जाता है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, आलमगीर इज़ अनदर नेम फॉर औरंगजेब। ओके, तो ये इसी वजह से क्रॉनिकल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है मुगल हिस्ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए।